नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सी-टेट का जो एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है जुलाई के महीने में आपका जो सी-टेट जो इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जो आज हम यहाँ पर आपके जो संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पर गद्यांश आएगा और जिसमें से जो आपने क्वेश्चन जो फिल करने होंगे, और गद्यांश जो आपने एक बार में ही पढ़ लेना है ताकि बार बार आपको गद्यांश को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में जो समय है वो बहुत कम होता है और एक एक मिनट जो है बहुत कीमती होता है। तो इसलिए आपने ध्यानपूर्वक एक बार में ही गद्यांश को पढ़ लेना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो गद्यांश में आने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो कोई मिलता है एक दो क्वेश्चन जिसमें आपको गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो आपको दोबारा से गद्यांश पर आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो अपना जो गद्यांश है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन् ब्रह्मांडे, हमारा जो ये ब्रह्मांड है इसमें बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिशु ग्रह नक्षत्र सूर्यापि एक नक्षत्र अस्ति। ये जो आकाश है, आकाशे आकाश में मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु आदि में जो ग्रह नक्षत्रेषु, जो ये आकाश में जो मंगल बुध गुरु आदि जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनमें सूर्य भी एक नक्षत्र है, नक्षत्रमस्ति, नक्षत्र है। अस्य प्रकाशेन पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशन्ते, और इसके प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी और चंद्रमा आदि जो है प्रकाशित होते हैं। आपने देखा होगा चंद्रमा का प्रकाश कितना होता है। तो चंद्रमा का जो अपना स्वयं का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य जो है उनकी रोशनी से चमकता है। नक्षत्र में तत् ऊर्जसः महास्तरोतः अस्ति, और ये जो नक्षत्र है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इसको माना गया है। और एक जो आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि ये जो चंद्रमा है इसका कितना प्रतिशत भाग हम अपनी पृथ्वी से देख सकते हैं, तो 59% भाग जो हम पृथ्वी से इसको देख सकते हैं चंद्रमा का। इसलिए हमेशा जो हमें चंद्रमा की एक ही साइड वो दिखाई देती है। उसके बाद है नक्षत्र में एतत् ऊर्जसः महास्रोतः अस्ति। ये जो नक्षत्र है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। वैज्ञानिकः स ऊर्जसं प्रति विशेषण उन्मुखा सन्ति। वैज्ञानिक भी जो है इसकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख है, मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं। सूर्य संसार से प्रकाश का, सूर्य ही क्या इस संसार को प्रकाश देने वाला है। और अस्य उष्मः आधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षः अनधिक्येन च शरद हेमंत शिशिरः च ऋतवः भवन्ति। और इसके उष्मा की अधिकता के द्वारा ही वसंत और ग्रीष्म आदि जो वर्षा ऋतुएं हैं ये होती हैं। तो ये है इसकी जब गर्मी होगी तो गर्मी के महीने में कौन कौन सी आती है, वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु ये आती है। और जब गर्मी नहीं होगी तब कौन सी आएगी, जिसमें सर्द ऋतु होगी, हेमंत होगी, और ये शिशिर ऋतु होगी सर्दी वाली, तो ये ऋतुएं आती हैं। तो जब गर्मी होगी तो वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु आएगी, और जब गर्मी नहीं होगी तो सर्द हेमंत और शिशिर जो ऋतु है ये आती हैं। जीवनाम स्वास्थ्य अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवन के स्वास्थ्य के लिए भी जो सूर्य की बहुत भूमिका मानी गई है। कतिपय योग क्रिया अस्या तपे एव क्रियन्ते। कुछ जो यौगिक क्रियाएं जो हैं, योग में जो क्रियाएं की जाती हैं योग के लिए, तो कुछ जो यौगिक जो क्रियाएं हैं, योग की जो क्रियाएं हैं, वह भी सूर्य के जो प्रकाश है, धूप, उसमें ही की जाती है। ऋषे अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिः भी शिरोवेदना दूरी कर्तुं शक्यते। और जो ऋषि है अथर्वा, जिनके नाम पर अथर्ववेद जो इसका नाम रखा गया था, अथर्वा ऋषि जो है,
तो ये जो अथर्वा ऋषि है इनके मत के अनुसार जो उदित हुआ जो सूर्य है, जब सुबह के समय जब सूर्य निकलता है, उदित होता है, तब सूर्य से रश्मि भी शिरोवेदना दूरी कर्तुम शक्य थे। तब सूर्य की जो किरणें हैं उनके द्वारा हम सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। तो ऋषि जो अथर्वा उनके मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सुबह के समय सूर्य निकलता है तो उनकी जो किरणें होती हैं उसके द्वारा सिर दर्द दूर किया जा सकता है। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्यास्माकम उपकारक है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में भी सूर्य हमारे लिए उपकारक रहा है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। शारीरिक जो शास्त्र है इसमें सूर्य का जो किरणें हैं उनका सेवन करना सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। तो आधे कह देते हैं कि हम सनबाथ ले रहे हैं, तो कि मतलब क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं उनको सेवन कर रहे हैं। तो शारीरिक शास्त्र में सूर्य की जो किरणें हैं उनका सेवन करना सूर्य स्नान के रूप में प्रसिद्ध है। और पादपानाम वनस्पति नाम विकास भी सूर्य उष्मणाम भिन्न संभवती। और जो ये पेड़ पौधे जो वनस्पति है इनका विकास भी, इनमें वृद्धि होना भी सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। तो धूप या पेड़ पौधे जो होते हैं या जीव जंतु लगा लो आप, सभी के लिए ज़रूरी है। कह सकते हैं कि फ्री की विटामिन डी आपको सूर्य से मिलती है। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितमेव। इसलिए इस पृथ्वी पर सभी का जो जीवन है वो सूर्य पर ही आधारित है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये गद्यांश आया है और आपको इसमें जो सूर्य के जो किरणें हैं, सूर्य का महत्व इसमें या पता लग चुका होगा। और अब इसके जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आया कि वसंत, ग्रीष्म और जो वर्षा ऋतुएं हैं ये कब होती है। सूर्यस्य उष्माधिक्येन चंद्रमस्य प्रकाशेन अर्धरात्रो या सूर्यस्य उष्माधिक्येन। तब जब ये धूप होती है तब ये ऋतुएं आती हैं या जब धूप नहीं होती है। जो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब सूर्य की धूप होती है, गर्मी की ऋतु होती है, तो उसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु ये होती है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका माना गया है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदि ऋतुएं सूर्य की उष्मा के अधिकता के कारण होती है। उसके बाद आ जाता है किरणई। इति पदस्य समानार्थक शब्द है। अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वलिखत। ये जो हमने गद्यांश पढ़ा था इसमें एक शब्द आया था ये वाला किरणई। तो इसका समानार्थक शब्द आपने बताना है। इससे पर्यायवाची कह सकते हैं, समानार्थक कह सकते हैं। रज्जुना हरितई पीतई या रश्मि भी, जो इस अनुच्छेद में आया है। अनुच्छेद वाला बताना है, न कि अपनी तरफ से आपने मिलाना है, क्योंकि वैसे तो बहुत से इसके किरणों के शब्द होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये जो गद्यांश जो है इसमें जो आया है वो वाला बताना है, न कि आपने अपनी तरफ से मिलाना है। तो इसमें जो आया है ऑप्शन डी वाला, जो रश्मि जो यहाँ पर आया है, रश्मि भी, तो यही इसका समानार्थक शब्द है। रश्मि शब्द का तात्पर्य जाए किरणें होता है। उसके बाद आ जाता है उपकारम करोति इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वलिखत। उपकारम करोति, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर इस अनुच्छेद में, इस गद्यांश में हुआ है, वही आपने बताना है। उपकारम करोति, उपकारक है, उपगंगम, अनुदीनम या अनुपकारक है। उपकारम करोति का जो यहाँ पर आया है उपकार करना, तो कौन सा है, ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। उपकारम करोति उपकार करता है, मतलब उपकारक है। तो इसके लिए इस अनुच्छेद में उपकार का जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है सूर्यस्य रश्मि सेवनम किम नाम प्रसिद्धम। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रमा स्नान, जल स्नान, सूर्य स्नान या फिर दधि स्नान। तो सूर्य की किरणें बात है, जैसे कि हमने जो गद्यांश है उसमें पढ़ा था, जो सूर्य का जो किरणें है उसमें सनबात जब हम लेते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा सनबात, तो वो जो सूर्य की जो किरणें हैं मतलब धूप में बैठना, तो वही है ऑप्शन डी वाला, सूर्य स्नान।
नेक्स्ट है हरास्यापि इत्यस्य विलोम शब्द है अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। हरास्यापि एक शब्द आया है ये वाला, और इसका विलोम बताना आपने उल्टा। विनाशापि, उद्धारापि, अनुद्धारापि या विकासापि। तो हरास्यापि इसका विलोम क्या होगा जब हम इसका बनाएंगे? हरास मतलब विनाश और नष्ट होना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला, विकास होना। तो हरास्यापि इस पद के लिए विलोम शब्द विकासापि रहेगा। उसके बाद आ जाता है कुत्तर बहुनी ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। कहाँ पर बहुत से ये ग्रह और नक्षत्र हैं? सागर में है, ब्रह्मांड में है, नद्या में है या फिर गृह में है। तो जैसे कि पहली जो लाइन आई थी, पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि अस्मिन् ब्रह्मांडे बहुनी ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, कि इस ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह और नक्षत्र हैं। तो पहली ही लाइन आई थी, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो आपको दोबारा से जो है गद्यांश पर जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला। अर्थात ब्रह्मांड जो इसमें बहुत से ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं, जैसे सूर्य, मंगल, बुध, ग्रही, रोहिणी, मूल आदि ये जो ग्रह हैं। उसके बाद आ जाता है सूर्य की मस्ती। सूर्य को क्या माना गया है? नक्षत्र है, पर्वत है, गृह है या फिर पुष्पम। तो सूर्य क्या है? और सूर्य भी क्या है? एक नक्षत्र है। तो ब्रह्मांड में अनेक ग्रह विद्यमान हैं, जिसमें सूर्य भी एक नक्षत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रकाशिता भवन्ति। ये जो यहाँ पर एक शब्द आया है, वाक्य आया है प्रकाशिता भवन्ति इत्यस्य कृते अनुच्छेदे अस्मिन् क्या शब्द है प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। इसके लिए इस अनुच्छेद में, इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है वही आपने बताना है। प्रकाशिता भवन्ति, प्रकाशन्ते, सिंचन्ति, नद्यां वहन्ति या निदन्ति। अब इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये सींचने अर्थ में है, ये नदी बहने के अर्थ में है, बहना, ये निंदा करने में है, और ये प्रकाश करना है। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। तो प्रकाशिता भवन्ति का जो मतलब है प्रकाशन्ते से लिया गया है, प्रकाशित होते हैं। इसके लिए इस अनुच्छेद में प्रकाशन्ते शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है सूर्यस्य ऊर्जसम प्रति के उन्मुखाः सन्ति। सूर्य की ऊर्जा के प्रति उन्मुख होते हैं वैज्ञानिकाः, लिपिकाः, मंत्रिणः या विद्यार्थिनः। तो सूर्य की जो ऊर्जा है इसके प्रति उन्मुख है। इस गद्यांश में हमने एक लाइन पढ़ी थी, अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। क्या? वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। तो कौन है? वैज्ञानिक ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय आपने देखा भी होगा, सूर्य की किरणों से जो हम जो है बिजली निर्माण का भी काम कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से कितने उपकरण चल रहे हैं, ट्यूबवेल वगैरह भी है, वो भी सूर्य की ऊर्जा से चल रहे हैं। और खाना बनाने में भी सूर्य की ऊर्जा जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर वैज्ञानिक क्या है, जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो फ्री की ऊर्जा है, क्योंकि इसमें कोई धन की खर्च नहीं है। मतलब से सूर्य से आपको फ्री में प्राप्त हो रही है। तो सूर्य की ऊर्जा के प्रति विज्ञान क्या उन्मुख है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का क्या है सबसे बड़ा स्रोत है। और ये भी नहीं है कि कोई एक ही या 2-4 व्यक्ति है या 10-20 व्यक्ति है, उनके प्रयोग करने से वो खर्च हो जाएगी। तो चाहे पूरा संसार इसमें जो यूज करने में लग जाए तब भी क्या वो खर्च नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा था ये गद्यांश। और अब यहाँ पर इसके जो पद्यांश जो है वो आ जाते हैं, और वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। ये जो पद्यांश जो आए हैं इनमें से भी आपने क्वेश्चन जो फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर गद्यांश है, पद्यांश है पहले वाला कि न पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्येन पृच्छतः जनानापि मेधावी जड़ अवलोकम आचरेत। तो यहाँ पर जो इसमें कहा क्या गया है, क्योंकि फिर इसमें से आपने जो क्वेश्चन है वो फिल करने होंगे कि किसी के पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए। न पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयात् न अन्येन पृच्छतः, कि किसी के पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए। यदि कोई ज़बरदस्ती पूछता भी है तो भी नहीं बोलना चाहिए। जाननापि मेधावी जड़ अवलोकम आचरेत,
बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि स्थिति में मूर्ख जैसा व्यवहार करे, कि किसी के पूछे बिना बोलना नहीं चाहिए। यदि कोई ज़बरदस्ती पूछता भी है तो भी नहीं बोलना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि स्थिति में मूर्ख जैसा व्यवहार करे, आचरण करे। उसके बाद है वित्तम बंधु वयक्रम विद्या भवती पंचमी एतानी मन्य स्थानानि गृह्य यद उत्तरम। तो यहाँ पर ये 5 जो है साधन जो है, या 5 जो है इनके चीज़ें जो है इनके बारे में बताए गए हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे वित्त हो गया, वित्तम मतलब धन हो गया, बंधु हो गया सखा, वह संबंधी, उम्र, कर्म हो गए, विद्या हो गई। तो धन, सगा संबंधी, उम्र, कर्म और 5वीं चीज है विद्या। एतानी मान्य स्थानानि गृह्य यद उत्तरम। इनसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और इनमें एक के बाद दूसरा श्रेष्ठ होता है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं उनकी श्रेष्ठता भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या है? धन, सगा संबंधी, उम्र, कर्म और जो 5वीं चीज़ है वो विद्या को माना गया है। और इनसे लोगों की प्रतिष्ठा जो बढ़ती है और इनमें एक के बाद दूसरा श्रेष्ठ होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उनकी श्रेष्ठता भी बढ़ती जाती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विषादपि अमृतम ग्राह्य बलादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम मेध्यादपि कांचनम। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि विषादपि अमृतम, तो यहाँ पर आया है कि विषादपि अमृतम ग्राह्य बलादपि सुभाषितम अमित्रादपि सद्वृतम मेध्यादपि कांचनम, कि अच्छी वस्तुओं के उद्भव स्थान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जहर से अमृत ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार यदि बच्चा सुंदर वचन बोलता है तो उसे ग्रहण कर लेने में ही बुद्धिमानी है। दुश्मन भी यदि सदाचारी है तो उसे भी ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए और गंदे स्थानों पर भी सोना पड़ा हो तो वह भी उठा लेना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये श्लोक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सर्वेशामापि शोचनामर्थ शोचम परम समृतम यो अर्थ सूचि ही सही सूचि न मृदवारी सूचि ही सूचि। और इसमें जो है यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो धन पवित्र है, कि जो धन पवित्र है वास्तव में वही पवित्र है, कि जो धन पवित्र है वास्तव में वही पवित्र है, मिट्टी एवं जल पवित्र होते भी अपवित्र है। इसलिए पवित्रताओं में धन की पवित्रता को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वेशामापि शोचनामर्थ शोचम परम समृतम यो अर्थ सूचि ही सही सूचि न मृदवारी सूचि ही सूचि ही, कि धन जो धन से पवित्र है वास्तव में वही पवित्र है, मिट्टी एवं जल पवित्र होते हुए भी अपवित्र है। इसलिए पवित्रताओं में धन के पवित्रता को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और नेक्स्ट है यथा धेनु शास्त्रेषु वत्सः गच्छति मातरम तथा यत् च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति ही, कि जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान कर उसी के पास चला जाता है, तथा यत् च कृत कर्मम कर्तारम अनुगच्छति, उसी प्रकार से पूर्व किए गए कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलते हैं। कि जैसे काफ़ी संख्या में या हजारों की संख्या में अगर गाय हैं और वहाँ पर अगर एक जो किसी गाय का बछड़ा उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो वह भी क्या है अपनी माँ के ही पास जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कर्म जो है उनके बारे में बताया गया है। हमारे जो कर्म हैं, हमारे पहले जन्म में जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए गए हैं उन्हीं का जो फल है अब इस समय भोग रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो कर्म है वो भी व्यक्ति के पीछे पीछे ही उसके साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके उदाहरण ये बताए गए हैं।
और ये जो यहाँ पर श्लोक है महत्वपूर्ण। अब जो यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है वो आपने फिल करने हैं। जैसे पहला है यहाँ पर वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या एतेषु पंचमी का। जैसे कि हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, वित्त, बंधु, वय, कर्म, विद्या। तो इसमें 5वीं कौन सी थी? 5वें नंबर की जो थी ये विद्या थी। तो वित्तम बंधु वय कर्म विद्या एतेषु पंचमी विद्यास्ति। अर्थात वित्त क्या धन, बंधु भाई हो गए, व्यवस्था होगी, कर्म कार्य हो गए और विद्या, ये सब शेष जनों के स्थान है और इसमें 5वीं विद्या को माना गया है। नेक्स्ट है सविकुर्यात इत्यस्य कृते का शब्द श्लोके प्रयुक्त है तच्चित्वलिखित। सविकुर्यात, इसका एक शब्द आया है इस श्लोक में, तो वो कौन सा है? ग्राह्यम, न ग्राह्यम, पतनम या न स्वीकुर्यात। तो कौन से वाला आया है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ये स्वीकुर्यात जो है इसका बताना था आपने। तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला जो है ये ग्राह्यम, स्वीकार करना मतलब ग्रहण करना, ये लिया गया है। ये न स्वीकार करना, न स्वीकार करना, ये न ग्रहण करना, न स्वीकार करना, और ये पतन, ये भी वही है। तो इसमें जो है ए वाला इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, ये जो ग्राह्यम जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। स्वीकुर्यात ग्राह्यम दोनों का मूल अर्थ स्वीकार करना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है का सूचि ही भवति। मृद वारी सूचि ही, रात्रि सूचि ही, दिन सूचि ही या अर्थी सूचि ही। तो इसमें सूचि क्या है? सूचि यहाँ पर कौन सी मानी गई है? जो ऑप्शन डी वाली है, अर्थे सूचि ही। मतलब क्या है, पवित्र कौन सा है? तो अर्थ जो है यहाँ पर इसमें पवित्र माना गया है। तो अर्थ में सूचिता अर्थात पवित्रता ही शब्द के अर्थ की शुद्धता होती है, क्योंकि सभी शुद्धताओं में अर्थ की शुद्धता परम स्मरणीय होती है। उसके बाद आ जाता है अगस्तीति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त है। अगस्ती, यहाँ पर इसमें आपके कई प्रकार के क्वेश्चन जा बन जाते हैं। एक तो इसमें धातु कौन सी है? गम धातु है। किस अर्थ में है? आने अर्थ में होता है आगस्ती, जाने अर्थ में गच्छति, आने में आगस्ती। और आना का विलोम क्या होगा? जाना। तो इसमें कौन सा है? जो ऑप्शन ए वाला है, आगस्ती आना, गश्ती जाना। ये पढ़ना है, ये दौड़ना है, ये मंद है मतलब धीरे धीरे वाला। तो ऑप्शन ए जो है इसमें इसका हो जाएगा। उसके बाद है अपृष्ठ है इत्यस्य कृते का शब्द है श्लोके प्रयुक्त तच्चित्वलिखित। अपृष्ठ है, बहुपृष्ठ है, मार्ग पृष्ठ है, धन पृष्ठ है या ना पृष्ठ है। तो ये जो यहाँ पर अपृष्ठा जो आया है, इत्यस्य कृते का शब्द श्लोक प्रयुक्त है, इसका इस श्लोक में क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? अपृष्ठ है, बहुपृष्ठ है, मारक पृष्ठ है, न पृष्ठ है या धन पृष्ठ है। और इसका जो इसमें आया है जो ऑप्शन है डी वाला, तो अपृष्ठ है, न पृष्ठ है। तो अपृष्ठ है, इसके लिए श्लोक में न पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। न पृष्ठ है, अपृष्ठ है, न तत्पुरुष समास यहाँ पर इसमें हो जाता है। नेक्स्ट है अजाननापि, अजानतापि या अजाननापि इत्यस्य विलोम शब्द है श्लोक के प्रयुक्त है। ये जो शब्द आया था यहाँ पर अजाननापि, इसका विलोम क्या है? जाननापि, शृण्वनापि, वदनापि या अजानतापि। तो इसका विलोम है उल्टा कौन से वाला है? जो ऑप्शन ए वाला है, न जानते हुए भी और जानते हुए भी। तो ये तो जो है यहाँ पर ये जो गद्यांश है इसमें पद्यांश जो है इसमें से क्वेश्चन आंसर आपने फिल करने थे। और आप जो यहाँ पर आपके जो पैडागोजी है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे संस्कृत पैडागोजी से। तो उनको जो है देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है भाषा शिक्षण समय शिक्षक है विज्ञान विषयात तथा सामाजिक विज्ञान विषयात उदाहरण ददाति एवं प्रविधि कथ्यते।
तो क्या भाषा शिक्षण में जो शिक्षक है विज्ञान विषय से और सामाजिक विज्ञान विषय से उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर ये कौन सी विधि के बारे में बात हो रही है? ए पाठचर्या भाषा, टीपीआर प्रविधि, सीएलटी प्रविधि या फिर विज्ञान भाषा शिक्षण। तो यहाँ पर ये इनमें किसके बारे में कहा गया है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है, तो विज्ञान भाषा शिक्षण जो है इसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो एक शिक्षक भाषा शिक्षण पढ़ाते समय विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय में उदाहरणों का प्रयोग करता है, तो इस प्रविधि को विज्ञान भाषा शिक्षण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाषा अधिगम विषय संज्ञानात्मकम परिप्रेक्ष्यम एतद्दृढ़यति यत्, कि भाषा शिक्षण के विषय में, तो भाषा अधिगम के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है। तो एतद्दृढ़यति स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषाधिगम अर्थम सहायिका भवति संवादानां कंठस्थीकरणार्थम पुनः पुनः आवृत्त्यर्थम च शिक्षकः प्रोत्साहित या त्रुटिनां शीघ्र अतिशीघ्रं संशोधनं करणीयम् अन्यथा बालानां बुद्धौ स्थिरा भविष्यन्ति या फिर भाषाधिगम प्रक्रिया में अशुद्ध सहजता भवति। तो यहाँ पर जो ये भाषा सीखने के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य या ये जो विचार है ये क्या दृढ़ करते हैं? जो इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, तो ये जो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया है इसमें अशुद्धियों की सहजता से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो क्या इसमें कहा गया वो देख लेते हैं कि भाषा सीखने के विषय में संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य यह विचार दृढ़ करती है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में अशुद्धियों का सहजता से बोध हो जाता है, बालक स्वयं नवीन विचार के द्वारा जानने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद है विद्यार्थिनां कार्यनिष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति सा परीक्षा कथ्यते। तो विद्यार्थिनां कार्यनिष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्याः परीक्षायाः प्रस्तुतिं करोति सा परीक्षा कथ्यते। निदानात्मक उपलब्धि योगात्मक या दक्षता परीक्षा। तो विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बलता का कारण जानने के लिए शिक्षिका जो एक परीक्षा जो प्रस्तुत कर रही है उसे जो यहाँ पर कहा गया है, और उसे कहा गया ऑप्शन ए वाला। तो यह है निदान, मतलब खोज करना, किस बच्चे में किस व्यक्ति में कौन सी कमी है तो उसके बारे में जानना, तो वही है निदान। उसके बाद होता है उपचार, जब किसी के बारे में पता लग जाता है कि इसके अंदर एक कमी है फिर उसको ज़्यादा दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षा इसका कहा गया है, अर्थात विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन में दुर्बलता का कारण जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा की प्रस्तुति करती है और वह परीक्षा निदानात्मक परीक्षा होती है। उसके बाद है भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठ कक्षायाः शिक्षिका अवगस्ति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति अनन्तरं सा अन्यस्याः परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजति एवं प्रकार की परीक्षा कथ्यते। तो यहाँ पर यह परीक्षा कहा गया है योगात्मक निदान संचय या रचनात्मक परीक्षा। तो शिक्षिका के द्वारा कक्षा 6 की भाषा परीक्षाओं के द्वारा यह जान लिया जाता है कि छात्रों का प्रदर्शन ठीक है मतलब ठीक नहीं है। तो इसके बाद क्या है, जो दूसरी परीक्षा की रचना करके पुनः उस परीक्षा का आयोजन करती है। तो इस प्रकार की जो परीक्षा होगी उसे हम रचनात्मक परीक्षा कहेंगे। तो ये ऑप्शन डी वाली है, रचनात्मक। तो इसमें क्या कहा गया कि अर्थात शिक्षिका के द्वारा कक्षा 6 के भाषा परीक्षा द्वारा यह जान लिया जाता है कि छात्रों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके बाद जब वह दूसरी परीक्षा की रचना करके पुनः उस परीक्षा का आयोजन करती है तब इस प्रकार की परीक्षा को रचनात्मक परीक्षा माना गया है।
नेक्स्ट है काचित भाषा शिक्षिका एकाम कक्षां पठित्वा स्वदैन्दिन्यां लिखति छात्रेभ्यः भाषा क्रीडा बहु आरोचत ते तस्यां क्रीडायां सक्रिय भागं गृहीतवन्तः परन्तु तृतीयसमूह अपेक्षितं प्रतिफलं न प्राप्तवान्। एतत् उदाहरणम् अस्ति तस्याः उपाख्यानात्मकवृत्तस्य प्रावर्तकचिन्तनस्य निरीक्षणस्य या फिर आकलनस्य। तो इसमें कौन सा सही है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए और बी है, तो ए और बी क्या है, दोनों को सही यहाँ पर इसमें माना गया है। सॉरी, ये जो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर, तो ओनली ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसका ये हो जाएगा उपाख्यानात्मक वृत्तस्य। अर्थात कोई भाषा शिक्षिका एक कक्षा को पढ़ाकर अपनी जो दिनचर्या जो होती है उसमें वो लिखती है कि छात्रों को भाषा क्रीड़ा बहुत रुचिकर लगा, वे उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए, लेकिन तृतीय समूह से अपेक्षित जो फल वो प्राप्त नहीं हुआ। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए वाला है उपाख्यानात्मक वृत्त, तो क्या है इसका उदाहरण यहाँ पर माना गया है। अर्थात कोई भाषा शिक्षिका एक ही कक्षा को पढ़ाकर अपनी दैनंदिन दिनचर्या में लिखती है कि छात्रों को भाषा क्रीड़ा बहुत रुचिकर लगा, वे इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन तृतीय समूह से अपेक्षित फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा जो उदाहरण है ये उपाख्यानात्मक वृत्त का माना गया है। उसके बाद है एक प्रभावी भाषा शिक्षक पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगं करिष्यति तथा पाठ्यपुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यति, यानी पाठ्यपुस्तक आधारितानि एव सन्ति। निर्धारित पाठ्यपुस्तकात् बहिः न गमिष्यति या पाठ्यपुस्तकस्य समस्त प्रश्नानाम् उत्तराणि छात्रान् अधिगम्यति। तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक के बारे में कौन सा सही है? जो ऑप्शन बी वाला है, तेषां प्रश्नपत्राणां निर्माणं करिष्यति तानि पाठ्यपुस्तक आधारितानि एव सन्ति। लेकिन देखें तो ऑप्शन जो ए वाला है, पाठ्यपुस्तकस्य उपयोगं करिष्यति तथा पाठ्यपुस्तकात् बहिरपि गमिष्यति, तो ऑप्शन ए जो है इसको भी यहाँ पर सही इसमें माना जाना चाहिए। तो जो है इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों को ही यहाँ पर इसमें माना गया है। तो कुछ यहाँ पर बात कही गई है, एक प्रभावी भाषा शिक्षक उन प्रश्न पत्रों का निर्माण करेगा जो पाठ्यपुस्तक से आधारित हो। इस प्रश्न पत्र का जो उत्तर है योग ने विकल्प बी माना था, जबकि विकल्प ए और बी क्या दोनों सही यहाँ पर लग रहे हैं। तो वो आप जो एग्जाम में देख सकते हैं इसमें कौन से वाला आएगा। नेक्स्ट है भाषा अधिगमार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भाषा सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अतिरिक्त पाठन सामग्री, बाल साहित्य, अभ्यास प्रपत्रम या पाठ्यपुस्तकम। तो भाषा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, तो बाल साहित्य जो उसको यहाँ पर माना गया है। अर्थात भाषा अधिगम सीखने के लिए बाल साहित्य सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है किम विद्यार्थीषु सृजनशीलता प्रोत्साहित। तो विद्यार्थियों के अंदर जो सृजनशीलता जो है उसको प्रोत्साहित करेगा, तो कौन सा करेगा यहाँ पर? स्वभाव अनुसारम स्वतंत्रता लिखितम अवसर प्रदानम नैतिक कथना पठनार्थम लेखनार्थम च छात्रेभ्यः निर्देशः अधिगमे रुचिं जनितुं छात्रेभ्यः निर्देशः या परीक्षायाम् उत्तम गुणान् प्राप्तुं विद्यार्थिभ्यः विशेष प्रशिक्षण। तो यहाँ पर सृजनशीलता का कौन सा यहाँ पर प्रोत्साहित करेगा? तो इसमें है ऑप्शन ए वाला, स्वभाव अनुसारम स्वतंत्रता लिखितम अवसर प्रदान करना। तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थियों में सृजनशीलता का प्रोत्साहन होगा यदि उन्हें स्वयं के अनुभव को लिखने की स्वतंत्रता के लिए अवसर प्रदान किया जाए। मतलब क्या, उनको छोड़ दी जाए कि तुम अपने जो विचार है उनको लिखो, या जैसे आपने बीएड की होगी उसमें जो अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये
सही वाला परीक्षण हो गया, रोसादब्बा परीक्षण, तो जिसमें एक सफ़ेद कागज़ लिया जाता है और उस पर कुछ बूंदें जो है उसकी सही की डाल दी जाती है, क्या जो कागज़ जो है उसको फोल्ड किया जाता है। उसके बाद उसमें जब उसको खोला जाता है तो उसमें जो कुछ चित्र उभर कर आता है वो ही आपने अपने विचार से उसके ऊपर लिखना होता है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण आपने जब बीएड किया होगी तो उसमें जाए किया होगा। तो विद्यार्थियों में सृजनशीलता का प्रयोग होगा यदि उन्हें स्वयं के अनुभव को लिखने की स्वतंत्रता के लिए अवसर प्रदान किया जाए, या फिर कोई भी एक विषय दे दिया जाए कि बताओ वही तो अपने विचार जो है इस पर लिखो। नेक्स्ट आ जाता है भाषायाम मनः प्रतिचित्रणम नाम। कथागतायाः कवितागतायाः भूमि मानचित्रस्य अंकनम एकस्य साहसिक कार्यस्य कार्ययोजना तथा तस्याः निवेदनं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशयः नूतन विचाराणां बोधार्थं सृजनार्थं तथा च तेषां संबंध स्थापनार्थं छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम या एकस्य मनसा चित्रांकनम। तो क्या है इनमें कौन सा माना गया है? भाषायाम मनः प्रति चित्रणम नाम, माइंड मैपिंग। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, एकस्य साहसिक कार्यस्य कार्ययोजना तथा तस्या निवेदनम कर्तुम छात्रेभ्यः निर्देश है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है कि भाषा में मन का प्रतिचित्रण एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना तथा उसके निवेदन करने के लिए छात्रों को निर्देश दिया गया, और उस कार्य को करने से पहले मानसिक संकल्पना द्वारा जो योजना तैयार की जाती है, भाषा शिक्षण में उसे मनः प्रतिचित्रण नाम से जाना जाता है। तो मन का प्रतिचित्रण जो है ये ऑप्शन बी वाला जो है इसको माना गया है। एकस्य साहसिक कार्यस्य कार्ययोजना तथा तस्याः निवेदनं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देश है। उसके बाद है लेखन कौशल विकास करने में किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो लिखने का जो कौशल है उसका विकास करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें क्या है? शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, प्रदत्त संवादानां प्रयोगेन सह लेखनम निर्देशनां पालनम च, लेखने भवता मतानां विचाराणां अनुभवानां च व्यक्ति सुंदर हस्ताक्षरे लेखनम। तो लेखन कौशल के विकास क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? लिखने में। और लिखने में जो यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है ऑप्शन ए वाला, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया जाए लिखने में। अर्थात लेखन कौशल विकास क्रम में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसा भी ना हो कि मतलब जो यहाँ पर जैसे सुंदर दिया गया है, सुंदर तो लिखा ही हो लेकिन उसमें गलतियाँ हों, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है विद्यार्थिन है आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकास है चाहे यस्मिन् पठने उद्देश्य अस्ति तत् पठनम कथ्यते। तो विद्यार्थिन है आनंदार्थम पठनम सामान्य पठन कौशल विकास है चाहे यस्मिन् पठने उद्देश्यम अस्ति तत् पठनम, व्यापक पठनम, प्राक पठनम, पश्चात पठनम या गंभीर पठनम। तो उसे क्या कहा गया है? और उसको जो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो पोस्ट रीडिंग उसको कहा गया है पश्चात पठनम। अब जो ये क्या होता है इसके बारे में जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। सामान्य पठन कौशल के विकास के लिए अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद विद्यार्थियों द्वारा उसका अनुवाचन कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रसन्नतापूर्वक पढ़ते हैं। इससे सामान्य पठन कौशल का बालकों के अंदर विकास होता है एवं उनकी रुचि भी बढ़ती है, और इस पठन को पश्चात पठन या फिर अनुवाचन कहा जाता है। उसके बाद है कविता पाठन समय किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। कविता नाम एक अधिकः अर्थः सन्ति, कविता सामाजिक विषयाणाम् उपरि दृष्टिपातं न करोति, कविता भावनात्मक विषयान् न स्पृशति या फिर प्रत्येकं कवितायाः एकं निश्चितः अर्थः अस्ति। तो कविता पाठन समय किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो कविता पाठन करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है, कविता भावनात्मक विषयान् न स्पृशति।
तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है कि कविता का पाठ करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कविता भावात्मक विषयों का स्पर्श न करती हो। उसके बाद आ जाता है प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्र स्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरत् प्रतिवेदनं पठितुं तदुपरि स्व टिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति अत्र वृत्तपत्रांशः यः शिक्षिकया व्यवहृतः सः कथ्यते। तो प्रतिवेदन लेखन शिक्षण समय में शिक्षिका छात्रेभ्यः वृत्तपत्र स्थितानि कानिचन प्रतिवेदनानि व्यतरत् प्रतिवेदन पठितुं तदुपरि स्व टिप्पणीं च लेखितुं सा निर्दिशति। मतलब क्या है, जैसे सभी जो छात्र हैं उनको अलग अलग जो यहाँ पर जो चित्र है वो दे दिए जाते हैं और फिर जब उनको कहा जाता है कि तुम इन चित्रों को देखो और इन पर अपने विचार व्यक्त करो, अपने विचार जो आप इन पर लिखो या इनके बारे में जो आपने विचार दो। तो ये किसके बारे में है? अत्र वृत्तपत्रांश है या शिक्षिका व्यवहृतः स कथ्यते। तो इसको क्या कहा गया है? अध्ययन सामग्री अध्ययन अध्यापन वस्तु हो अध्यापन विधि पद्धति च या शिक्षण सामग्री। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है। तो लर्निंग एड मतलब अध्ययन की सामग्री यहाँ पर इसको कहा गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रतिवेदन लेखन शिक्षण के समय में अध्यापिका छात्रों को वृत्तपत्र से संबंधित कुछ प्रतिवेदनों को बांटती है, वितरण करती है और प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लेखन के लिए वह निर्देश देती है। यहाँ जो वृत्तपत्र शिक्षिका के द्वारा व्यवहार में लाया गया उसको हम अध्ययन सामग्री कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय कति भाषा परिवारः षड् दश अष्टौ या चत्वारः। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर कितने भाषा परिवार माने गए हैं और इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है। तो यहाँ पर 6 जो भाषा परिवार है उनको माना गया है। और अब ये 6 भाषा जो परिवार है कौन कौन से हैं? तो आयोग ने विकल्प 1 माना था, जबकि भाषा परिवार अनिश्चित होते हैं। तो वो आप देख लेना एग्जाम में क्या आएगा। जैसे 6 भाषा परिवार को देखें तो बहुरूपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, एकाक्षरी परिवार, आष्ट्रिक परिवार। तो इसका क्षेत्र भारत में रहा है। और बहुरूपीय परिवार को भारत और यूरोप इनसे मिलकर बना है बहुरूपीय परिवार, भारत और यूरोप। तो परिवार को भारत में 6 और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इंडो जर्मनिक हो गया, इंडो केल्टिक है, आर्य परिवार है, संस्कृत परिवार है, काकेशियन परिवार है, स्वेटिक परिवार है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये माने गए हैं। तो वो आप एग्जाम में देख लेना एग्जाम में क्या दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कस्मिन् भाषा शिक्षण विधौ मातृभाषा या प्रयोगम कक्षा में निषिद्ध है। तो कस्मिन् भाषा शिक्षण विधि, किस भाषा शिक्षण विधि में मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है? ऑडियो लिंग विधो, निमज्जन विधो, नैसर्गिक विधो या प्रत्यक्ष विधो। तो कौन सी विधि में ये निषेध है? और इसमें जो ऑप्शन बी वाला जो निमज्जन विधि है तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया था। जो ये निमज्जन भाषा शिक्षण विधि है इसमें मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो निमज्जन जो भाषा शिक्षण विधि है इसमें मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में निषिद्ध है, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल विधि जो होती है एक भाषा शिक्षण की भाषा प्रयोगशाला विधि है और नैसर्गिक विधि का प्रयोग शिक्षा करता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग शिक्षा कक्षा में छात्रों के सम्मुख करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आज के हमारे ये क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।